हाईटेक खेतीबाड़ी के सभी दर्शकों को जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शर्मा। दोस्तों, अगर आप 10-15 हज़ार की नौकरी से बोर हो चुके हैं, या फिर आप एक किसान हैं, या आप बेरोजगार हैं और आपको किसी ऐसे काम की तलाश है जिसे आप अपने घर से कर सकते हैं और स्वरोजगार के माध्यम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप आसानी से अपना घर चला सकते हैं। और अगर पूरी लगन और ईमानदारी से आपने इस बिज़नेस को किया तो आप हज़ारों की बात छोड़ दीजिए, आप लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेयरी फार्मिंग को 10 पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगा। ये वो 10 पॉइंट्स हैं जिनका अगर कोई भी डेयरी फार्मर ध्यान रखता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा पहला पॉइंट है कि हम डेयरी फार्मिंग की शुरुआत क्यों करें। हमारा दूसरा पॉइंट है कि हम डेयरी फार्मिंग की शुरुआत से पहले किन बातों का ध्यान रखें कि हमें डेयरी फार्मिंग में लॉस ना हो। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है डेयरी फार्मिंग के लिए आवास प्रबंधन, यानी कि पशुओं के रहने की जगह की व्यवस्था। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पर आपके डेयरी फार्मिंग की सफलता और असफलता निर्भर करती है, वो है डेयरी फार्मिंग के लिए सही पशुओं का चयन। तो इस मुद्दे पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी जो है वो खतरनाक होती है। जब पूरी जानकारी आपके पास होगी तो आप बेशक, कोई शंका नहीं है, आप सफल होंगे। और हर कोई सफल होना चाहता है। पूरी जानकारी लीजिए, अच्छे से लीजिए और उसके बाद आप बिजनेस शुरू कीजिए, आप बेशक सफल होंगे। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वह है डेयरी फार्मिंग में आहार प्रबंधन का, यानी कि फीड मैनेजमेंट का। आप जो पशुओं को आहार खिलाते हैं वो क्या होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए और प्रतिदिन कितना देना चाहिए। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है डेयरी फार्मिंग में वैक्सीनेशन का महत्व, टीकाकरण का महत्व। पशुओं को कब कौन सा टीका लगवाना चाहिए कि हम उन्हें बीमार होने से बचा पाएँ, हमें उनकी बीमारियों की वजह से नुकसान ना हो। इन तमाम पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग में साफ सफाई का महत्व, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है डेयरी फार्मिंग में सही मार्केटिंग का महत्व। मार्केटिंग यानी कि हमारा जो दूध उत्पादन होगा हम वो दूध कहाँ बेचें कि हमें उसका उचित मूल्य मिले और हमें अच्छा प्रॉफिट हो। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो अक्सर बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलते हैं, उसमें ये पॉइंट्स मैं देखता हूँ कि नहीं होता है। डेयरी फार्मिंग में आमदनी और खर्च का सही हिसाब किताब का महत्व। क्योंकि देखिए, अगर आपकी आमदनी जो हो रही है और आप उसका हिसाब नहीं रखेंगे कि खर्च कितना हो, तो आपको सही से पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। और हमारा जो आखिरी और जिस पॉइंट के लिए आप सब एक्साइटेड होते हैं कि डेयरी फार्मिंग से प्रॉफिट कितना होगा। भाई देखो, प्रॉफिट का कोई निश्चित सीमा नहीं है। आपके पशुओं की संख्या, आपके रख रखाव, इन तमाम चीज़ों पर वो निर्भर करता है। लेकिन फिर भी हम इसमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्रॉफिट हो सकता है। चलिए के सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि हमें डेयरी फार्मिंग क्यों शुरू करनी चाहिए। आपको पता है भारत में साल 2023 में कुल दूध उत्पादन कितना था? 2306 लाख टन ये दूध का कुल उत्पादन था भारत में। और फिर भी भारत में दूध की कमी थी। अब यही कमी जो है वही हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, दूध नहीं बिकता है। क्यों नहीं बिकेगा भाई? कमी है बाजार में, दूध बिकेगा और ज़रूर बिकेगा। तो यहाँ हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए हमें डेयरी फार्मिंग शुरू करनी है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है डेयरी फार्मिंग में आवास प्रबंधन का। और ये आवास प्रबंधन
पशुओं के खरीदने से पहले का पॉइंट है। आप पशु खरीद कर उनके रहने की व्यवस्था करने में तो नहीं लग जाएंगे। तो आपको सबसे पहले उनके रहने की जगह की व्यवस्था करनी है, उनके लिए शेड का निर्माण करना है और उसके बाद पशु की खरीदारी करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 गाय के हिसाब से शेड निर्माण के बारे में बताऊंगा। देखिए, एक गाय को जनरली 5 फीट जगह जो है वो चौड़ाई में और लगभग 7 से 10 फीट की जगह लंबाई में चाहिए। पशु की जो लंबाई होती है उसमें आपको 7 से 10 फीट का जगह रखना है और प्रति पशु, और 5 फीट की चौड़ाई में। तो 5 पशु है तो लगभग आप मान के चलिए कि 30 फीट बाई 12 फीट का जो शेड है, 12 फीट चौड़ाई और 30 फीट लंबाई का जो शेड है वो पर्याप्त होगा। अब ये शेड ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से ही पक्का कर लिया जाए। आपके यहाँ पर बांस उपलब्ध होगा, आयरन रॉड उपलब्ध होगा, आप ईंट का जो है वो पिलर दे सकते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस प्रकार से ईंट को जोड़कर आप पिलर खड़ा कर सकते हैं और उसके ऊपर कंक्रीट का या सीमेंट का जो शीट आता है आप उसको इस्तेमाल करके शेड बना सकते हैं। या फिर गांव में फूस का कच्चा जो घास फूस होता है या पुआल जो होता है उससे भी छप्पर बन जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तिरपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि शुरुआत में शेड पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि पूंजी आपको गायों में लगानी है। गाय ज़्यादा दुधारू रहेगी, वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगेगा। तो शेड निर्माण में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना। शुरुआत में 25-30 हज़ार रुपया बहुत सफिशिएंट है 5 गायों के लिए शेड निर्माण के लिए। शेड निर्माण में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि शेड की जो लंबाई है वो आपको रखनी है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, और शेड की जो चौड़ाई है वो आपको रखनी है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। इससे क्या होगा कि जो सूर्य की रोशनी है वो आपके पशुशाला में सुबह और शाम आसानी से आ पाएगा, और जो उनके मल मूत्र से पशुशाला गीला हो जाता है, भीग जाता है, तो वो सूख जाएगा, कीड़े नहीं लगेंगे, जर्म्स नहीं लगेंगे और पशुओं को इससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आवास प्रबंधन में प्रयास ऐसा कीजिए कि हवादार हो, खुला खुला सा हो। जैसे ये खुला है, यहाँ पर हमने कुछ ढका नहीं है, एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुला हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको एक तरफ से खुला रखना है और ताकि उसमें अच्छा से वेंटिलेशन हो सके, हवा आर पार जा सके और आपके पशुओं को न ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़े और न ज़्यादा ठंड का। डेयरी फार्मिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है सही पशुओं का चयन। अगर आपने सही पशु का चयन कर लिया तो आप समझो 80% जंग आपने जीत लिया। जी हाँ, सही पशु का चयन ही असली खेल है इसमें। देखिए, आप गाय 5 किलो दूध करती हो या 50 लीटर दूध करती हो, मेहनत बराबर है। आपको उसको 2 टाइम खाना देना है, आपको उसको नहलाना है, आपको उसके आसपास साफ सफाई करनी है, गोबर हटाना है, आपको उसको दूहना है, समय आपको लग रहा है। तो 5 लीटर वाली एक गाय रखिए या 50 लीटर वाली, मेहनत जब बराबर है तो हम क्यों ना ऐसी गायें रखें जो हमें पर्याप्त दूध दें, ताकि हमें हमारे मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। तो डेयरी फार्मिंग की जब आप शुरुआत करें तो कम से कम 20 से 25 लीटर दूध देने वाली गाय लाएं। 50 से 60 हज़ार रुपये में आपको एक गाय आसानी से मिल जाती है। तो 5 गाय आप लाएं कम से कम। आप चाहें तो पहले महीना एक ले आएँ, दूसरे महीना एक ले आएँ, तीसरे महीना एक ले आएँ। इस तरीक़ा से 5 महीनों में 5 गाय आप लेकर आएँ। इससे क्या होगा कि मान लो जो पहली गाय आप लाए वो गाभिन हो गई और उसने दूध देना कम कर दिया, तो आपकी दूसरी गाय उसको मेंटेन करेगी, तीसरी गाय उसको मेंटेन करेगी। एक दूध का फ्लो जो है आपके पास हमेशा बना रहेगा। जब तक आपकी 5वीं गाय दूध देना बंद करेगी तब तक आपकी पहली गाय ब्यात में आ जाएगी और वो दूध देना शुरू कर चुकी होगी। तो एक साइकिल जो है दूध का वो बना रहेगा और कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि दूध आपके यहाँ पर, आपके डेयरी फार्म पर उत्पादन उसका बंद होगा। अब बात करते हैं कि नस्ल कौन सी लानी चाहिए। तो नस्ल पूरी तरीक़े से आपके क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ का जो जलवायु है वो कैसा है। देखिए, हम भारत में कहीं पर भी रहते हो, तटीय क्षेत्रों को छोड़ के, समुद्री किनारों को छोड़ के, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, अच्छी खासी बारिश भी होती है। तो हमें ऐसे पशुओं का चयन करना है जो इस जलवायु के हिसाब से, जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया हो, जैसे फ्रिजियन, HF,
जर्सी, गिर, साहिवाल, राठी, हरियाणा नस्ल की गाय, ये तमाम वो गायें हैं जो भारत की जलवायु के हिसाब से अनुकूल हो चुकी हैं। ये कहीं पर भी रह लेती हैं। एचएफ को थोड़ी बहुत परेशानियां गर्मी के मौसम में हो जाती हैं, ठंडे माहौल में वो बहुत अच्छे से रहती हैं। तो अगर मेरी माने तो आप 5 जर्सी गायों से शुरुआत करें। 2 फ़ायदे हैं इसके। पहला कि जर्सी गाय खाती कम है, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है और दूध उत्पादन में ये लगभग एचएफ के बराबर है। 25 लीटर, 28 लीटर, 30 लीटर की जर्सी गाय भी आपको देखने को मिल जाती हैं। मेरे पास एक जर्सी गाय थी जो 22 किलो दूध करती थी, 22 लीटर। अभी हाल में उसका डेथ हुआ, गिर गई थी, उसका कमर टूट गया था। तो 22 लीटर, 25 लीटर तक दूध करने वाली जर्सी गाय आपको आसानी से मिल जाएंगी। आपको ढूंढना है पशु। देखिए, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अपने आसपास के क्षेत्र में घूमिए, जो पुराना डेयरी फार्म है वहाँ घूमिए, जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनसे मिलिए और वहाँ से पशुओं का चयन कीजिए। जहाँ अच्छे पशु आपको दिखें, वहाँ 5 रुपया ज़्यादा लगे आप दे कर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट आपका अगर जानवर अच्छा है तो रिकवर हो जाएगा। तो डेयरी फार्मिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी गायों को खरीदना है जिनका बच्चा जो है वो बछड़ी हो, फीमेल काल्फ हो। इसके फ़ायदे आपको आगे चलकर देखने को मिलेंगे, 2 साल बाद देखने को मिलेंगे। जब आप उस काल्फ को तैयार करेंगे तो 2 साल में आपको बहुत ही कम कॉस्ट पर, मान लो एक अच्छी गाय खरीदने में आपने 60,000 रुपया खर्च किया, तो आपके घर की जो बछिया तैयार होगी 2 साल बाद, वो मात्र 30,000 में तैयार हो जाएगी और फिर वो आपके घर की होगी, आपके जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल चुकी होगी। आप जो खिलाते हैं उस खाने को, आपके व्यवहार को वो समझ चुकी होगी, तो उसको आपके फार्म पर रहने में आसानी होगी और उसका दूध का प्रोडक्शन भी बहुत बेहतर होगा। आप उसको अपने हिसाब से तैयार करेंगे तो आपको भी उसके बारे में सारी जानकारी होगी, तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी गाय खरीदनी है उसके पीछे जो बच्चा हो वो फीमेल काल्फ हो, ताकि आप खुद के भी जो है गाय तैयार कर सकें। इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब आवास हो गया, पशुओं के रहने की जगह की व्यवस्था हमने कर ली, हम पशु खरीद कर ले आए। अब सवाल उठता है कि भाई उसको खिलाएं क्या। तो देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर आप सबसे अच्छे से, अगर आप मैनेज कर लेते हैं खर्चों को, तो आपको प्रॉफिट जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। आपके क्षेत्र में लोकली जो भी अनाज उपलब्ध है सस्ते में, गेहूं हो, मक्का हो, जौ हो, आप इसको खरीद लें सीजन में। और मान लो आपकी गाय जो है वो 25 लीटर दूध करती है या 20 लीटर दूध करती है, तो 2 किलो अनाज आपको उसको ऐसे ही खिलाना है, उसके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। और प्रति लीटर दूध, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आधा किलो खिलाइए, 400 ग्राम दीजिए, लेकिन प्रति लीटर दूध आपको कम से कम 250 ग्राम अनाज और देना है। तो एक 20 लीटर दूध करने वाली गाय को आप दिन भर में 7 किलो अनाज दें। अब ये अनाज में क्या क्या हो सकता है, आप उसको मक्के की दलिया दे सकते हैं, आप उसको गेहूं की दलिया दे सकते हैं, आप चोकर खिलाइए उसको कम से कम 2 किलो, मिनरल मिक्सचर दीजिए, थोड़ा नमक दीजिए, थोड़ा गुड़ दीजिए। आप दलहन का जो छिलका होता है, जिसे चोकर एक कोराई बोलते हैं अपन इधर, तो चुन्नी बोलते हैं, तो आप इन चीज़ों का ही प्रयोग कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर आपको हमेशा अपने पशुओं को देना ही देना है, क्योंकि उसके बिना जो भी आहार आप उसको खिला रहे हैं उसमें जो भी उसमें कमियां रह गई, कोई पोषक तत्व ना मिल पाया, वो मिनरल मिक्सचर से पूरा हो जाता है। पशु आपका स्वस्थ रहता है, दूध अधिक देता है और समय पर वो फिर हीट में आता है, समय पर गाभिन होता है। आपको कभी भी बच्चे के गैप हो जाने का जो लॉस होता है वो आपको झेलने को नहीं मिलेगा। और अक्सर बहुत सारे पशुपालक इस समस्या को झेलते हैं कि पशु जो है बच्चा देने के बाद 6 महीने तक, 7 महीने तक गाभिन ही नहीं हुई। तो उसके पीछे का वजह यही है कि आप उसको मिनरल मिक्सचर नहीं देते। तो उसका आहार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। उसके डाइट में आपको जो चीज़ें मैंने बताई, मक्के की दलिया, गेहूं की दलिया, चोकर, गुड़, मिनरल मिक्सचर, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर रखनी है। सरसों की खल रखनी है, राई की खल मिलती है वो रखनी है,
तीसी जिसको हलीम भी बोला जाता है, उसका खल रख सकते हैं, मूंगफली की खल रख सकते हैं। आपके यहाँ पर जो खल उपलब्ध है, आप इन सब को 40, 30, 20, 10 इस तरीक़ा से एक रेशियो बना लीजिए, या आप चाहें तो बराबर मात्रा में मिला के उसको खिलाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पशु एकदम स्वस्थ रहेगी, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और कोई नुकसान आपको नहीं होगा इससे। कहते हैं कि हम अपने पशुओं को बीमारियों से कैसे बचाएं। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको टीकाकरण का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने जानवरों को एचएस एक बीमारी होती है, हेमोग्राफिक सेप्टिसिमिया, आपको उसका टीकाकरण कराना है। एफएमडी का टीका ज़रूर से ज़रूर लगवाना है, जिसे आप खुरपका मुहपका भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो बीमारियां हैं जो पशुओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। तो इसका टीकाकरण ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक दवाइयाँ होती हैं, जैसे गैस की, बुखार की, सर्दी की, आपको वो रखनी है। आपको अपने पशुओं का हर 3 महीना पर डिवॉर्मिंग करवाना है। बड़ा पशु है, दुधारू पशु है, तो 6 महीना पर भी करवा सकते हैं, लेकिन आप 3 महीना पर उसका डिवॉर्मिंग करवाइए। डिवॉर्मिंग के बाद कम से कम पशुओं के साइज़ के हिसाब से, आपका दुधारू पशु होगा तो 50-50 ml दोनों टाइम उसको लिवर टॉनिक कम से कम 10 से 15 दिन ज़रूर दीजिए डिवॉर्मिंग के बाद। इससे जो है पशुओं का स्वास्थ्य जो है बहुत बेहतर रहेगा, दूध उत्पादन बेहतरीन रहेगा और आपके पशु जल्दी बीमार नहीं पड़े। डेयरी फार्मिंग में आपको एक चीज़ का जो विशेष ध्यान रखना है वो है साफ़ सफाई का, क्योंकि साफ़ सफाई से ही आप अपने पशुओं को बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति दिलवा सकते हैं। देखिए, साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो मक्खी लगेंगी, मच्छर होंगे, उनसे उनमें बीमारियां पनपेंगी। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सुबह शाम अपने जो पशु के रहने का आवास है उसको आप पानी से धो दें। ठंड के मौसम में चलिए कभी चल जाता है कि आप उसे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद एक बार धोएं, लेकिन गर्मी के मौसम में सुबह शाम आप पानी से उसको अच्छे से साफ़ कर दें। हफ्ते में 1 या 2 दिन आप उसको अच्छे से फिनाइल से साफ़ करें, नीम का तेल का स्प्रे करें, ताकि जो जर्म्स पैदा होते हैं सरफेस पर वो समाप्त हो जाएं और उनसे आपके पशुओं को बीमारियां न लगें। तो साफ़ सफाई का बहुत ही महत्व है डेयरी फार्मिंग के अंदर, उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। डेयरी फार्मिंग में आपकी असफलता और सफलता के बीच में मार्केटिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व है कि हम दूध कहाँ बेचें। देखिए, सबसे पहली जगह जो हमारे दिमाग में आती है वो है कि डेयरी समितियों को, आपके गांव में भी डेयरी कंपनियों का समिति चलता होगा, जहां पर मिल्क कलेक्शन सेंटर होगा, आप वहां पर किसान दूध देते होंगे, तो बेस्ट जगह है वो। रेट थोड़ा कम मार्केट से आपको मिलता है, लेकिन वो निश्चित है कि आपका जो भी दूध का प्रोडक्शन होगा वो वहाँ पर सेल हो जाएगा। इसके अलावा मार्केटिंग में आप ध्यान रखें कि बहुत सारी जो मिठाई की दुकानें होती हैं, आपके आसपास जितने भी मिठाई के दुकान होंगे वो दूध खरीदते हैं, तो आप उनसे संपर्क करके उनको दूध बेच सकते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह या अन्य फंक्शन पर बहुत सारे लोग दूध की खरीदारी करते हैं, तो अपने क्षेत्र में आप नज़र बना के रखिए कि कहाँ पर फंक्शन है और उनको दूध की आवश्यकता है या नहीं है। आप इसके माध्यम से आप उन लोगों से संपर्क करके उनको आप दूध दे सकते हैं। जो डेली के ग्राहक हैं, जिनको अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए दूध चाहिए, आप ऐसे लोगों को दूध बेच सकते हैं, जो कि समितियों में दूध देने से, कंपनियों को दूध देने से बेहतर है। तो अगर बात करते हैं कि डेयरी फार्मिंग की जब आप शुरुआत करते हैं तो इसमें हिसाब किताब का क्या रोल है। देखिए, अगर हम 20 लीटर के दूध देने वाली एक गाय के टोटल आमदनी और खर्चे का एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर, तो मान लो डेयरी कंपनियों का आप दूध बेचते हो, आपके गांव में जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है आप वहाँ पर दूध देते हो, 20 लीटर दूध आपने वहाँ पहुँचाया, 35 रुपये लीटर के हिसाब से दूध आपका बिका, तो 20 लीटर दूध का होता है 700। अब इसमें अगर आप स्वयं कर रहे हैं तब तो लेबर का कोई खर्चा ही नहीं है, लेकिन अगर आपने लेबर रखा है तो आपको मार्जिन बहुत कम बचेगा। तो शुरुआत में ये काम आपको स्वयं करना है। तो 700 रुपये की जो आमदनी हुई उसमें से लगभग 250 से 300 रुपया ये जाएगा आपके गाय के पीछे। वो उतने का दाना, मिनरल, बाकी दवाइयाँ, वो उसके पीछे खर्च आएंगे, वो खा जाएगी उतना। बचे आपके पास 400, तो 5 गायों से अगर 400 रुपया बचता है प्रतिदिन तो होता है 2000 रुपया। इसके हिसाब से महीने का होता है 60,000। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, और भी बहुत तरह के खर्चे होते हैं जो आप देखते नहीं हैं।
मान लीजिए कि आपके यहाँ पर चारा उपलब्ध नहीं है, सूखा चारा, तो आप पुआल खरीदेंगे, उसकी कुट्टी कटवाएंगे। हरा चारा उगाने में खर्चा आता है, मार्केटिंग में आपको पेट्रोल का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, जो भी है। तो इस तरह का मिसलेनियस खर्चा काट के भी आपको एक पशु के ऊपर अगर 700 रुपया आ रहा है तो 300-350 रुपया आपको आसानी से बच जाता है। तो महीने का 20 से 22 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया आपको 5 पशु के पीछे आसानी से आएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। समय के साथ, अनुभव के साथ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पशुओं की संख्या बढ़ेगी, आपकी आमदनी भी उसी के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। बशर्ते कि धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ जल्दबाजी में या फिर आप उससे ऊब कर छोड़ देंगे या पहले दिन से ही लखपति और करोड़पति बनना चाहेंगे, तो ये संभव नहीं है। रिलायंस की शुरुआत भी बहुत छोटे से कंपनी के रूप में हुई थी, सबसे बड़ी कंपनियों में है। मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर आदमी हैं। तो आपको अपने काम को छोटे स्तर से शुरू करके और धीरे धीरे अनुभव के साथ सीखते हुए, समझते हुए, अपना जुगाड़ लगाते हुए और आगे बढ़ाना है और एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना है जो आप चाहते हैं, जहाँ की 1-2 लाख रुपया आप महीना आसानी से डेयरी फार्मिंग से कमा सकें। तो हिसाब किताब अच्छे से रखिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हौसला आपको रखना है, क्योंकि सारा खेल उसी का है। आप शुरू बहुत डिमोटिवेट भी होइएगा, बहुत ऐसा समय भी आएगा डेयरी फार्मिंग के अंदर जब पशु बीमार पड़ेंगे या दूध का रेट कमेगा, तो आपको लगेगा कि यार गलत धंधे में आ गए। लेकिन अगर आप हौसले से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए ये इतना बेहतरीन धंधा है कि आपको इसमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। भारत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग जो है वो कच्चा बिजनेस है। भाई, कच्चा तो हमारा लाइफ है। आदमी चलते चलते गिर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, मर जा रहा है। और कच्चा बिजनेस इसलिए बोलते हैं डेयरी फार्मिंग को क्योंकि पशु मर जाते हैं। तो भाई, मरता तो इंसान भी है, चलते चलते मर जाता है। तो जीना छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें? तो इन बातों के पीछे नहीं जाना है। हाँ, हम उसका उपाय निकालेंगे। उपाय क्या है कि हमें अपने पशुओं का इंश्योरेंस ज़रूर से ज़रूर करवा लेना है। मान लो आप 60 हज़ार की गाय लेके आए, तो उसके 10% 6,000 रुपया वार्षिक आप प्रीमियम भरिए और उसका इंश्योरेंस हो जाता है। साल भर के अंदर अगर आपके पशु की मृत्यु हो जाती है, तो वो 60,000 रुपया जो है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देकर जाती है। तो कहीं कोई उस तरीके का नुकसान नहीं होता है। तो दिमाग लगाइएगा, सही मैनेजमेंट कीजिएगा, तो कभी भी इसमें नुकसान नहीं होगा और आपको बेहतरीन मुनाफा देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कोई जानकारी हो सकता है जो मुझसे छूट गई हो, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ बातें छूट गई या डेयरी फार्मिंग के किसी एक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के डालूँ, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, भर भर के, क्योंकि बड़े मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।